बस चुप रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्रैश हो गई है। मुझे कल सुबह 10 बजे तक वो सारे शेयर्स मेरी टेबल पर चाहिए, वरना तुम सबकी नौकरी खत्म। अजय प्रताप ने फोन को गुस्से में टेबल पर पटक दिया। उसके सामने बैठा मैनेजर डर से कांप गया। अजय प्रताप था प्रताप इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। जितना कामयाब वह अपने काम में था, उतना ही अक्खड़ और सख्त मिजाज वह अपनी निजी जिंदगी में था। उसकी भारी पर्सनालिटी और गहरी आंखों में छुपी शक्ति किसी को भी एक पल में खामोश कर देने के लिए काफी थी। इकलौता बेटा होने की वजह से वो शुरू से ही जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक था, और अब बिजनेस की दुनिया ने उसे और भी कठोर बना दिया था। प्रताप मेंशन शहर के सबसे पॉश इलाके में एक छोटे से किले जैसा था, जहां दो परिवार एक साथ रहते थे। एक अजय के माता पिता समर प्रताप और बिमला जी, और दूसरा उसके अंकल नवीन प्रताप और उनकी पत्नी सुमन जी। नवीन प्रताप की एक ही बेटी थी, अंशिका, जो अजय से कुछ साल छोटी थी। अजय उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता आया था, और अंशिका भी उसे सगे भाई से बढ़कर मानती थी। बिमला जी ने नवीन प्रताप की पत्नी सुमन जी के हाथ में चाय का कप देते हुए बात शुरू की। सुमन, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अंशिका भी अब जवान हो गई है, और अजय भी अपना पूरा बिजनेस संभाल चुका है। मेरा दिल कहता है कि इन दोनों के लिए अब रिश्ते देखना चाहिए। सुमन जी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। बस एक बार बच्चों से औपचारिक तौर पर पूछ लेते हैं। वैसे भी हमें पूरा भरोसा है कि वो मना नहीं करेंगे। यह बातें हो ही रही थी कि अंशिका घबराई हुई सीधे अजय के स्टडी रूम में आ गई। अजय अपने लैपटॉप पर झुका हुआ किसी गहरी सोच में खोया था। अंशिका की आहट पर उसने सिर उठाया। क्या हुआ अंशिका, सब ठीक है? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अंशिका ने बेचैनी से अपने हाथ मलते हुए कहा। अजय भाई, ताई जी और मम्मी हमारी शादी की बातें कर रहे हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें मना कर दीजिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अजय ने लैपटॉप बंद किया और उसे गंभीरता से देखते हुए कहा। रिलैक्स रहो, तुम जानती हो मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं खुद उनसे बात करूंगा। तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंशिका ने शुक्रिया भरी नजरों से उसे देखा और हल्का सा सुकून लेकर बाहर चली गई। अजय फिर से अपनी सोचों में खो गया। वो जानता था कि उसकी माँ बिमला जी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। इन्हीं दिनों उसके बुआ के बेटे की शादी की तारीख भी पास आ गई। पूरा परिवार आगरा में होने वाली इस शादी की तैयारी में जुट गया था। घर में खूब चहल पहल हो गई थी। बिमला जी ने अजय से भी तैयारी करने को कहा। अजय बेटा, तुम भी तैयार रहना, आखिर तुम्हारे कजिन की शादी है। अजय ने अपने सामान्य लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया। माँ, आप लोग जाइए, मैं बाद में देख लूंगा। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। बिमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा। हर वक्त बस काम काम, कभी घर परिवार के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। लेकिन वो जानती थी कि अजय प्रताप को मनाना आसान नहीं है। अगले दिन प्रताप मेंशन की दोनों फैमिली अजय को छोड़कर आगरा में होने वाली शादी के लिए निकल गईं। अजय ने राहत की सांस ली कि कम से कम एक हफ्ते तक वह घर के ड्रामों और शादी के झंझटों से दूर रहेगा। पूरा मेंशन खाली था और उसे ये अकेलापन अच्छा लग रहा था। वह अपने काम में डूबा हुआ था कि तभी अगले दिन डोरबेल बजी। उसने झुलझुलाते हुए कैमरे में देखा, लेकिन बाहर कोई साफ नजर नहीं आया। खींच कर वो खुद दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर एक बड़ी सी ट्रॉली के पीछे एक लड़की खड़ी थी, जो उसे देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजय ने अपनी गहरी नजरों से उसे घूरा और कहा, जी किससे मिलना है? लड़की ने आंखें घुमाई और बोली, कमाल है, इतनी दूर से आओ और ऊपर से ये अकड़ू ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैं कोई अनजान आदमी हूँ। उसने अपना बैग कंधे से उतारा। मैं ईशा हूँ, आपकी सरिता आंटी की बेटी, मुंबई से आई हूँ। अजय के माथे पर सिकन और गहरी हो गई। अंदर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। ईशा जो अपनी आंटी से मिलने आई थी, ये सुनकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।
कोई नहीं है। आंटी कहाँ है? सब लोग एक शादी में आगरा गए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे, अजय ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा और लॉज की तरफ बढ़ गया। ईसा ने अपना भारी सा बैग वहीं पटक दिया। ये क्या बदतमीजी है, हद हो गई। ये तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। असल में ईसा अपनी माँ सरिता के कहने पर यहाँ आई थी। वो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी और उसे अपनी फाइनल थीसिस के लिए किसी मशहूर बिजनेस आइकन का इंटरव्यू करना था। उसकी माँ ने उसे अपनी सहेली के पास भेजा था ताकि वो अपने पति या बेटे अजय की मदद से उसका काम पूरा करवा दे। ईसा को क्या पता था कि जिसे वो बचपन में कभी कभार मिलती थी वो आज इतना बड़ा और सख्त मिजाज बिजनेस आइकन अजय प्रताप बन चुका है। अब वह उस महल जैसे विशाल घर में उस अकड़ू इंसान के साथ बिल्कुल अकेली फंस गई थी। उसने अजय प्रताप को देखा जो फिर से अपने लैपटॉप में गुम हो चुका था, जैसे वह उसके सामने मौजूद ही ना हो। ईसा ने मन ही मन सोचा, 1 हफ्ता इस बर्फ के गोले जैसे इंसान के साथ, ओह नो, मैं कहाँ आ गई। उसने झट से अपना फोन निकाला और अपनी माँ सरिता को कॉल मिलाई। हेलो मम्मा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ आंटी लोग हैं ही नहीं, बस आपका अजय प्रताप है और वह इतना अकड़ू है कि मुझसे ठीक से बात करना तो दूर, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। अजय ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना ठंडी आवाज में कहा, किचन उधर है, जाकर खुद ले लो और अगर मेरी बुराई करनी है तो थोड़ा धीरे बोलो, मेरी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। ईसा ने शर्मिंदगी में फोन काट दिया। यह आदमी है या पत्थर? उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। वह एक बड़े से गेस्ट रूम में जैसे कैद होकर रह गई थी। अजय सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता और रात गए वापस आता। पूरे घर में वह अकेली बोर होती रहती। उसने हिम्मत करके तय किया कि वह उसे अपनी थीसिस वाली बात बताएगी। उस दिन जब अजय रात को थककर घर लौटा तो ईसा ने उसे रोका। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बोलो। ईसा ने कहा, दरअसल मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई हूँ। मुझे अपनी फाइनल थीसिस के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पर रिसर्च करनी है, तो अंकल ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। अजय ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, तुम किसी और बिजनेसमैन को ढूंढ लेना। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईसा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। कितना बदतमीज और घमंडी इंसान है। मैं भी ईसा हूँ, अपना काम निकलवाना मुझे भी आता है। अब देखते हैं यह मेरी मदद किए बिना कैसे बचता है। उसने वहीं खड़े खड़े मन ही मन एक नया प्लान बना लिया। अगर सीधी बात से काम नहीं होगा तो उसे अपने तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। यह अजय प्रताप खुद को समझता क्या है, मैं इसकी पूरी अकड़ निकाल कर रहूंगी। थीसिस तो मैं उसी पर लिखूंगी, चाहे चुपचाप उसके खिलाफ जाकर क्यों ना करनी पड़े। ईसा ने अपने कमरे में टहलते हुए खुद से कहा कि अब वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रही बल्कि एक छोटी सी जासूस बन चुकी है, जिसका मिशन था मिस्टर अकड़ू अजय प्रताप के हर राज से पर्दा उठाना। अगले 2 दिन उसने अजय की हर हरकत और उसके रूटीन पर नजर रखने में लगा दिए। वह रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जाता, 8 बजे नाश्ता करता, 9 बजे ऑफिस निकल जाता और रात में देर से घर लौटता। घर पर भी वह ज्यादातर अपने फोन या लैपटॉप में ही लगा रहता या फिर घर के पीछे बने अपने प्राइवेट ऑफिस में चला जाता, जिसे वह स्टडी रूम कहता था। ईसा ने यह भी नोट किया कि वह अपनी स्टडी रूम को हमेशा लॉक करके रखता था। उस कमरे में जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह उस कमरे के अंदर जाएगी। उसे मौका उस दिन मिला जब अजय प्रताप ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। वह किसी से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहा था और तेजी से अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था। ईसा ने देखा कि वह फोन पर इतना ज्यादा मगन था कि उसने दरवाजा सही से लॉक ही नहीं किया। ईसा का दिल जोर से धक्क कर रह गया। यही उसका मौका था। वह दबे पांव उसके पीछे पीछे चल दी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ रह गया था। वह वहीं रुककर अंदर झांकने लगी। अजय अपनी बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ फोन पर किसी को डांट रहा था। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे आज शाम तक वो फाइल चाहिए, वरना इसके नतीजे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। यह कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गया।
कुछ देर बाद वह उठा और कमरे से जुड़े बाथरूम में चला गया। जैसे ही पानी गिरने की आवाज आई, ईसा समझ गई कि उसने नल खोल दिया है। बिना एक सेकंड गवाए वह बिल्ली की तरह चुपचाप कमरे के अंदर घुस गई। कमरा बहुत बड़ा और सलीके से सजा हुआ था। एक दीवार पर बड़ी सी एलईडी टीवी लगी हुई थी, दूसरी तरफ किताबों की अलमारियां थी और बीच में उसकी बड़ी सी टेबल रखी थी। ईसा को किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसका असली मिशन उसकी मेज थी। वह जल्दी से मेज की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां उसे कुछ खास नहीं मिला। कुछ फाइलें पड़ी थी जिन पर प्रताप इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें देखकर उसे समझ आ गया कि ये उसके काम की नहीं है। उसने फिर ड्रॉर खोलने शुरू किए। पहले दो ड्रॉर में स्टेशनरी और कुछ विजिटिंग कार्ड्स रखे थे, लेकिन तीसरा ड्रॉर लॉक था। ईसा ने उसे देखकर मायूसी से होंठ भींच लिए। इतने में बाथरूम के अंदर से पानी बंद होने की आवाज आई। ईसा के हाथ पांव फूल गए। अब वह पकड़ में आने वाली थी। वह जल्दी से छुपने की जगह तलाश करने लगी। सामने एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी जो शायद कपड़ों या जरूरी सामान रखने के लिए थी। वह भागकर उसमें घुस गई और दरवाजा हल्का सा बंद कर लिया। उसका दिल घोड़े की तरह तेज धड़क रहा था। अजय प्रताप बाथरूम से बाहर निकला। उसका मूड अब भी खराब था। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और वही दराज खोली। ईसा की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि दराज उसमें लॉक ही नहीं थी। वह सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। अजय ने दराज से एक छोटी सी अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। ईसा ने राहत की सांस ली, मगर तभी उसकी नजर दराज के अंदर पड़ी। वहां एक काले रंग की चमकती हुई पिस्तौल रखी थी। ईसा की आंखें डर से फैल गईं। एक बिजनेसमैन के पास बंदूक, यह क्या मामला है? वह अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अजय के फोन पर फिर से कॉल आ गई। उसने डायरी बंद की, पिस्तौल वहीं छोड़ दी, दराज बंद की और फोन उठा लिया। जी बॉस, उधर से आवाज आई। अजय की आवाज अब बिल्कुल अलग थी, ठंडी और बेरहम। हाँ, मुझे रिपोर्ट मिल गई है, सामान पहुंच गया है, लेकिन सामने वाली पार्टी अब भी अड़ रही है। मुझे नहीं लगता वो आसानी से मानेंगे। अजय कुर्सी पर घूमते हुए बोला। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि उसका लहजा और सख्त हो गया। नहीं, यह रिस्क बहुत बड़ा है। तुम वही करो जो मैंने कहा है। कल रात तक वो जगह खाली हो जानी चाहिए। अगर वो विरोध करें तो प्लान भी लागू होगा। हाँ, वही धमाका। इसके लिए तैयार रहो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसने आखिरी शब्द इतनी धीमी आवाज में कहे कि ईसा साफ साफ सुन नहीं पाई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन धमाका शब्द सुनते ही ईसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। यह क्या कह रहा है? धमाका, बंदूक, यह तो किसी माफिया डॉन जैसा लग रहा है। कोई खतरनाक आदमी। उसकी टांगे कांपने लगी। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अलमारी के अंदर लटके हुए कपड़ों के ऊपर ही जोर से गिर गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अजय प्रताप ने फोन काट दिया। उसकी तेज नजरें सीधी अलमारी की तरफ मुड़ गईं। कौन है वहां? उसने भारी आवाज में पूछा। ईसा की सांस गले में अटक गई। वह वहीं बिना हिले ढुले पड़ी रही। अजय अपनी जगह से उठा। उसके कदमों की आहट अलमारी की तरफ पड़ने लगी। उसने एक झटके से अलमारी का दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा किसी मजाकिया फिल्म से कम नहीं था। ईसा अजय के महंगे कोट और सूटों के ढेर में उलझी हुई, डरी हुई आंखों से उसे घूर रही थी। अजय ने एक पल के लिए उसे देखा। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और न जाने कितने भाव आकर गुजर गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। ईसा ने तुरंत मासूम सी शकल बना ली जो उस पर जरा भी नहीं जच रही थी। वो मैं यहाँ छुपन छुपाई खेल रही थी, उसने घबराया हुआ जवाब दिया। अजय ने भौंएं चढ़ा ली। मेरे अलमारी में अकेले? ईसा ने अपने उलझे बालों से एक कोट हटाने की कोशिश की। नहीं, वो आपके कोट बहुत अच्छे हैं, मैं बस उनका मटेरियल चेक कर रही थी, बहुत नरम है, उसने एक कोट को छूते हुए कहा। अजय ने दांत भींचते हुए कहा, बाहर निकलो। उसने हाथ बढ़ाकर ईसा को बाजू से पकड़ लिया और खींचकर बाहर ले आया। वह सीधे उससे टकरा गई और फिर घबराकर पीछे हट गई। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी और कब से छुपी हुई थी? अजय ने उसे घूरते हुए कहा। ईसा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था,
धमाके वाली बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। वह जल्दी जल्दी बोली। अजय की आंखें और सख्त हो गईं। मैंने यह नहीं पूछा कि तुमने कुछ सुना है या नहीं, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही थी। ईसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, वो मैं रास्ता भटक गई थी। हाँ, किचन ढूंढ रही थी और गलती से यहाँ आपके स्टडी रूम में आ गई। अजय ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। मेरा स्टडी रूम जो घर के आखिरी कोने में है और तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, और तुम यहाँ किचन ढूंढ रही थी। ईसा ने हाँ में सिर हिला दिया। जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। इससे पहले कि अजय कुछ और कहता, ईसा ने बात काट दी। मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है, बाय। और वह तूफान की तरह कमरे से बाहर भाग गई। अजय वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। उसने धमाके की बात की थी और ठीक उसी वक्त यह लड़की उसकी अलमारी में छुपी हुई थी। अगर उसने कुछ सुन लिया होगा तो यह किसी से कुछ कह ना दे। यही सोचकर अजय प्रताप के माथे पर सिकन पड़ गई। उसका शांत और रिजर्व स्वभाव उसके काम की जरूरत था और ईसा की नादानी उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। उसने मुट्ठियां भींच ली। इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। उस रात ईसा अपने कमरे में बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी थी। वह उस घर से भाग जाना चाहती थी। अजय कोई आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक आदमी था, एक डॉन जैसा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी माँ को फोन लगाया कि वे आकर उसे यहाँ से ले जाएं। मम्मा, हेलो, आप ठीक हैं? ईसा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आवाज क्यों कांप रही है? सरिता जी ने चिंता से पूछा। मम्मा, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? ये अजय, ये बहुत खतरनाक इंसान है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। ईसा डर के मारे चीख उठी। उसके हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। अरे यार, इसको भी अभी ही बंद होना था। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरने लगी कि स्विच बोर्ड तक पहुंच सके। तभी दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई और फिर बंद हो गया। कोई कमरे में आ चुका था। कौन है? कौन है वहां? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। ईसा का बुरा हाल हो गया था। वह पीछे की तरफ सरकती हुई यहाँ तक कि उसकी पीठ बेड बोर्ड से लग गई। तभी वह साया ठीक उसके सामने आकर रुक गया। खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी में उसे वह चेहरा साफ दिखाई दिया। अजय, वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे घूर रहा था। किससे बात हो रही थी? उसकी ठंडी और सख्त आवाज अंधेरे में गूंजी। माँ, मम्मा से। ईसा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। और क्या बता रही थी कि मैं बहुत खतरनाक हूँ? अजय ने पूछा और एक कदम आगे बढ़ा। वह बिस्तर के किनारे पर आकर बैठ गया। ईसा की सांसें थम सी गईं। सुनो छोटी जासूस, अजय का लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर तुमने आज दिन में कुछ भी सुना है और वो इस कमरे से बाहर गया या तुम्हारी मम्मा तक भी पहुंचा, तो याद रखना उसने जानबूझकर थोड़ा रुककर डर और बढ़ा दिया। फिर वह उसके कान के पास झुका और धीमे मगर खतरनाक अंदाज में बोला, जिस तेजी से लोग इस दुनिया में आते हैं उतनी ही तेजी से मैं उन्हें इस दुनिया से बाहर भी भेज सकता हूँ। ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अजय ने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को ठंडी नजरों से देखा। मुझे बस तुम्हारी चुप्पी चाहिए, मुझे खामोशी चाहिए। अगर तुम्हारी जुबान खुली तो मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझ गई? अजय प्रताप की ठंडी आवाज कमरे में गूंज गई। ईसा ने पूरी ताकत से सिर हिला दिया। अजय कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर वह उठा और दरवाजे की तरफ जाकर लाइट का स्विच ऑन कर दिया। कमरा एकदम उजाले से भर गया। ईसा ने तेज रोशनी से बचने के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो अजय जा चुका था। वह वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे पूरा यकीन हो गया था कि अजय प्रताप कोई सीधा साधा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक खतरनाक और बेरहम इंसान है। ईसा ने पूरी रात जागकर गुजार दी। उसका दिल लगातार डर के साए में था। अजय की वही सर्द धमकी भरी आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी।
मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वह किसी पागल की तरह बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। अब उसका बस एक ही मकसद था, इस घर से भाग जाना। इस खतरनाक इंसान के साथ एक पल भी रहना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। वह बार बार सोच रही थी कि किस बहाने यहाँ से निकलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उसने अपना छोटा सा बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसने मन बना लिया था कि वह आज नाश्ते से पहले ही यह घर छोड़ देगी, चाहे उसे बस स्टॉप तक पहले ही क्यों ना जाना पड़े। वह दबे पांव अपने कमरे से निकली। सीढ़ियां उतरकर वह हॉल तक पहुंची ही थी कि मेन गेट पर बेल बजने की आवाज आई। ईसा का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी सुबह कौन हो सकता है? कहीं अजय के कोई आदमी तो नहीं आ गए? वह डर के मारे सोफे के पीछे छुप गई। दरवाजा घर के नौकर ने खोला और बाहर से जो आवाजें आईं उन्हें सुनकर उसकी जान में जान आई। अरे भाई, सारा सामान ढंग से उतारना। बिमला जी की आवाज गूंजी। उसके पीछे अंशिका, सुमन जी और नवीन प्रताप अंदर दाखिल हुए। वे लोग शादी से वापस लौट आए थे। ईसा अभी सोफे के पीछे से निकलने का सोच ही रही थी कि बिमला जी की नजर उस पर पड़ गई। वह एक पल के लिए उसे हैरानी से घूरती रही। ईसा, तुम मेरी बच्ची, तुम यहाँ? बिमला जी हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। ईसा उनसे गले मिल गई। जी आंटी। बिमला जी ने उसे अपने से अलग करके उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। अरे वाह, पहचान में ही नहीं आ रही, कितनी बड़ी हो गई हो। आखिरी बार तो तब देखा था जब तुम 10 साल की थी और अपनी मम्मी के साथ आई थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी पीली क्यों लग रही हो? सोफे के पीछे क्या कर रही थी? ईसा ने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके। कुछ नहीं आंटी, बस आपको इतने साल बाद देखकर। सुमन जी भी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। बिमला दीदी, ये तुम्हारी सहेली सरिता जी की बेटी है, बहुत प्यारी है। अंशिका अभी तक चुपचाप खड़ी थी। उसने भी औपचारिक तौर पर मुस्कुराकर हेलो कहा। वो ईसा को जानती नहीं थी, बस अपनी ताई से उसके बारे में सुना था। बिमला जी ने उसे सोफे पर बिठा दिया। अरे बेटा, सरिता जी ने बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो, और तुम आई कब? अच्छा हुआ तुम्हारे पापा का दुबई वाला प्रोजेक्ट आखिरकार खत्म हुआ और तुम लोग वापस मुंबई शिफ्ट हो गए, वरना तो हम तुम्हारी शक्ल ही भूल जाते। ईसा ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। जी आंटी, बस पिछले महीने ही शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तुम अकेली थी यहाँ अजय के साथ? ओ नो, वो तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मेरी बच्ची बोर हो गई होगी। ईसा क्या बताती कि वो बोर नहीं हुई, बल्कि मौत के मुंह से बाल बाल बची थी। उसने बस सिर हिला दिया। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी जहाँ अजय प्रताप अपने खास रौब के साथ खड़े होकर उन्हीं को देख रहा था। उसकी नजरें सीधी ईसा पर थी, जैसे उसे रात वाली धमकी याद दिला रहा हो। ईसा ने फौरन नजरें हटा ली। तभी अजय प्रताप नीचे आया, सबको नमस्ते की और अपने पापा से कुछ काम की बात कहकर नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ गया। ईसा को लगा जैसे वो किसी शिकारी के जाल में फंस चुकी हो। अब वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। नाश्ते की मेज पर सब लोग शादी की बातें कर रहे थे कि अचानक बिमला जी को कुछ याद आया। अरे ईशा, तुम तो अपनी थीसिस के सिलसिले में आई थी ना? सरिता बता रही थी कि तुम्हें किसी बड़े बिजनेसमैन पर रिसर्च करनी है। ईसा के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा कांप गया। जी आंटी, वो अजय प्रताप ने जो कॉफी का कप उठाया हुआ था वहीं रख दिया और ईसा की तरफ देखने लगा। बिमला जी ने फौरन कहा, अजय बेटा, तुम्हें ईसा की मदद करनी है। ये तुम्हारी दोस्त जैसी है, इतने सालों बाद तुम्हारे घर आई है और वह भी एक काम से। अजय प्रताप ने अपनी माँ को देखकर कहा, मम्मा, आप जानती हैं मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं होता। ये कोई कॉलेज प्रोजेक्ट है। जी आंटी, अजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन रिसर्च कर लूंगी। आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आज ही मुंबई वापस चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उसके अंकल समर प्रताप, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, बोल पड़े, ये कैसी बात कर रही हो? ऑनलाइन रिसर्च, जब प्रताप इंडस्ट्रीज का सीईओ तुम्हारे सामने बैठा है? नहीं भाई अजय, ये फाइनल है। ईसा कल से तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। तुम उसे अपने साथ रखोगे और उसे जो भी जानकारी चाहिए वो दोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अजय प्रताप ने अपने पापा की तरफ देखा। उसे पता था अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने एक बार नजर उठाकर ईशा की तरफ देखा, जो अब किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस हालात का मजा ले रहा हो। ईशा को लगा जैसे उसे मौत का फरमान सुना दिया गया हो। अब उसे रोज उस आदमी के साथ उसके ऑफिस में रहना होगा, जहां वो अपने खतरनाक प्लान बनाता था। अगली सुबह ईशा बेहद बोझिल दिल के साथ अजय की गाड़ी में बैठी। पूरे रास्ते अजय ने एक भी शब्द नहीं बोला, बस तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और फोन पर लोगों को निर्देश देता रहा। ईशा खामोशी से बाहर देखती रही और मन ही मन सोचती रही कि ये दिन जल्दी खत्म हो जाए। उसका ऑफिस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। पूरा फ्लोर उसी का था। कांच की दीवारों से पूरा शहर साफ नजर आता था। हर कोई उसे झुककर नमस्ते कर रहा था। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, मिस तान्या, इन्हें मेरे ऑफिस के बगल वाले कैबिन में एक डेस्क दे दीजिए और ध्यान रहे ये किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। ईशा उस कैबिन में गई। वो भी किसी छोटे मोटे ऑफिस से कम नहीं था, लेकिन अजय ने उसे साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया। पहला दिन यूं ही गुजर गया। अजय ने उसे एक बार भी नहीं बुलाया। वो बस आकर चुपचाप बैठी रहती और फिर चली जाती। दूसरा दिन भी बिल्कुल ऐसा ही बीता। अजय मीटिंग्स में बिजी रहा और ईशा खाली बैठी रही। वो हैरान थी कि उसे कोई काम ही क्यों नहीं दे रहा। शायद उस रात की धमकी के बाद वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। तीसरे दिन ईशा का सब्र जवाब दे गया। वो यहाँ थीसिस लिखने आई थी या दीवारें घूरने? ये अकड़ू इंसान खुद को समझता क्या है? अंकल के कहने पर ऑफिस तो ले आया, लेकिन यहाँ घास भी नहीं डाल रहा। वो अपनी जगह से उठी। अब उसका डर गुस्से में बदल चुका था और वो यूं ही बिना मकसद ऑफिस में घूमने लगी। वह पानी पीने के लिए पेंट्री की तरफ गई तो वहाँ कुछ स्टाफ की लड़कियों को आपस में बात करते देखा। एक लड़की हंसते हुए कह रही थी, यार ये अजय प्रताप कितने सख्त हैं, जरा सी गलती पर ऐसे डांटते हैं जैसे जान ही ले लेंगे। दूसरी बोली, हाँ लेकिन हैं कितने हैंडसम, काश एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा दें। ईशा से रहा नहीं गया। वो उनके बीच कूद पड़ी और बोली, हैंडसम? वो ये तो अकड़ू है, हिटलर का बड़ा भाई। लड़कियां हैरान होकर उसे देखने लगी। ईशा ने बात आगे बढ़ाई और हंसते हुए बोली, और मुस्कुराना, मुझे लगता है इसके बर्थ सर्टिफिकेट पर नो स्माइलिंग जोन की मोहर लगी होगी। जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है अभी भूकंप आने वाला है। सब उसे घूरने लगे, मगर ईशा को एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। वो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। मैं तो सोच रही थी उनके ऑफिस में सब रोबोट होंगे। यस सर, नो सर, लेकिन आप लोग तो असली इंसान निकले। देखते ही देखते उसके आसपास छोटा सा मजमा लग गया। वो अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगी और सबको हंसा रही थी। आधे घंटे में पूरे ऑफिस का काम जैसे रुक सा गया। सारे लोग पेंट्री में खड़े उसकी बातों पर हंस रहे थे। ऑफिस का सीरियस माहौल किसी मेले जैसा लगने लगा। तभी एक भारी और सख्त आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या मछली बाजार? सब पर जैसे बम गिर गया। हंसी एकदम खत्म हो गई। मजमा छट गया और सामने अजय प्रताप खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। सब कर्मचारी डरकर अपनी अपनी सीटों की तरफ भाग गए। अजय की नजरें सीधी ईशा पर थीं, जो हाथ में पानी का गिलास पकड़े वहीं जमी खड़ी थी। ईशा, तुरंत मेरे ऑफिस में आइए। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि ईशा के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। कांपते कदमों से वो उसके पीछे उसके ऑफिस में चली गई। अजय ने अंदर आते ही दरवाजा लॉक कर दिया। ईशा का दिल बैठ गया। उसे लगा आज ये उसे नहीं छोड़ेगा। वो गुस्से से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा और मेज पर दोनों हाथ मारकर बोला, तुमने यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद करने आई हो? 2 दिन से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। ईशा ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं यहाँ तमाशा लगाने नहीं आई हूँ। आप मुझे अंकल समर प्रताप के कहने पर यहाँ लाए हैं, लेकिन 2 दिन से आपने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। मैं यहाँ खाली बैठने नहीं आई। अच्छा, तो तुम काम करना चाहती हो? अजय ने तंज भरी मुस्कान दी। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। अपने सवाल पूछो और फिर यहाँ से निकल जाओ।
कल से मुझे तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। ईसा को उसकी बदतमीजी पर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना डर छुपाते हुए नोटपैड थामा और खड़ी हो गई। ठीक है, मेरा पहला सवाल, आप इतनी कम उम्र में इतने कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गए? अजय ने उसे सिर से पांव तक देखा और ठंडे लहजे में बोला, मेहनत से। अगला सवाल, ईशा ने दांत पीसते हुए पूछा, आप अपने दुश्मनों को कैसे संभालते हैं? अजय के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। बोला, मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ, जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। ईसा सिहर उठी, खत्म कर देता हूँ? उसका शक अब यकीन में बदल रहा था। उसने आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछने का फैसला कर लिया। आखिरी सवाल, मैंने सुना है और मेरी रिसर्च भी यही कहती है कि अक्सर बड़े बिजनेसमैन इस बिजनेस की आड़ में कुछ गैर कानूनी काम भी करते हैं और अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं, जैसे कोई माफिया डॉन हो। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि ईसा को अपने दिल की तेज धड़कनें तक सुनाई देने लगी। अजय प्रताप जो कुर्सी पर बैठा था वो धीरे धीरे उठा और मेज का चक्कर लगाकर आराम से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ईसा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे शीशे की दीवार थी जहां से पूरा शहर नजर आ रहा था। अजय ठीक उसके सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया। बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है तुमने, छोटी जासूस, अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो तुम ये जानना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं वैसा ही हूँ, अगर मैं वाकई कोई माफिया डॉन हूँ, तो तुम क्या कर लोगी? ईसा की सांसें तेज हो गईं। अजय ने अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर गिरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसके छूते ही ईसा सिहर गई। अजय उसकी घबराहट साफ महसूस कर रहा था। और माफिया डॉन होने के अलावा मैं लड़कियों के साथ भी रहता हूँ, उसने धीरे से कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम बताओ मेरे साथ रहने का क्या लोगी? ये शब्द सुनते ही ईसा का सारा डर, सारी घबराहट खत्म हो गई और उसकी जगह तेज जलती हुई नफरत और गुस्सा भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सेट अप, बस सेट अप, उसने चिल्लाकर कहा। और इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी, चांटा। ईसा ने अपनी पूरी ताकत से अजय प्रताप के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। ऑफिस में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अजय का चेहरा एक तरफ घूम गया और उसके गाल पर उसकी उंगलियों के लाल निशान साफ उभर आए थे। ईसा खुद भी अपने किए पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने एक बेहद ताकतवर आदमी को थप्पड़ मार दिया था। उसकी टांगे कांपने लगी। अजय ने धीरे से अपना चेहरा वापस सीधा किया। उसकी आंखें जो अब तक शरारती थी, अब उनमें गुस्से की ठंडी और खतरनाक लहर दौड़ गई थी। वो गुस्सा नहीं था, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने हाथ नहीं उठाया और ना ही वो चिल्लाया। वो बस एक कदम और उसके करीब आ गया, यहाँ तक कि ईसा पूरी तरह दीवार से लग गई। तुम्हें ये थप्पड़, उसने बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है मिस ईसा। ईसा की आंखों में आंसू भर आए। वो वहां एक सेकंड भी नहीं रुकी। उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा खोला और ऑफिस से बाहर भाग गई। रोती हुई वो लिफ्ट की तरफ दौड़ी। रास्ते में कर्मचारियों के हैरान चेहरे उसे दिख रहे थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बस उस आदमी से और अपने किए के अंजाम से दूर भाग रही थी। वो बार बार लिफ्ट का बटन दबा रही थी। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। अजय प्रताप के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और वो शीशे से पीठ टिकाकर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गुस्सा, बेइज्जती और डर सब मिलकर उसके अंदर उफान मार रहे थे। उसने एक खतरनाक आदमी को थप्पड़ मारा था, उस इंसान को जो लोगों की जिंदगी और मौत से खेलता था, जिसके ड्रॉर में बंदूक पड़ी रहती थी और जो गैर कानूनी कामों का मास्टर माइंड था। अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसका अंजाम क्या होगा।
लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो बाहर निकली। सिक्योरिटी वाले और ऑफिस के लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन वो किसी को देखे बिना बिल्डिंग से बाहर सड़क पर आ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसने कैब बुलाने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन पर्स तो ऑफिस में ही रह गया था। मोबाइल भी वहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, खाली हाथ, एक अनजान शहर की सड़क पर। वो बस चलती गई बिना किसी दिशा के। शाम गहराने लगी थी। आसमान पर काले बादल छा रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो अजय प्रताप के बंगले पर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो उस इंसान का सामना दोबारा कैसे करती, वो उसे क्या सजा देता, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती। काश वो इस शहर में आई ही ना होती। चलते चलते वो मेन रोड से हटकर एक सुनसान गली में आ गई। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी अजय प्रताप के गुस्से को दिखा रहा हो। वो भागकर एक पुराने टूटे फूटे बस स्टॉप के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन छत इतनी खराब थी कि कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह भीग गई। वो वहीं बेंच पर बैठ गई, सिर घुटनों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ अजय प्रताप भी अपने ऑफिस की टॉप फ्लोर पर खड़ा था। उसका हाथ बेवजह अपने उसी गाल पर चला गया जहां ईसा ने थप्पड़ मारा था। वहां अब भी हल्की सी जलन थी। आज तक किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं की थी, और वो लड़की, उसने उसकी जासूसी की और फिर उसे थप्पड़ भी मार दिया। वो गुस्से में था, लेकिन उसका गुस्सा कुछ और वजह से था। उसे गुस्सा इस बात का था कि ईसा ने उसकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया। वो तो बस उसे डरा रहा था, छेड़ रहा था, ताकि वो इस खतरनाक दुनिया से दूर रहे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सब कुछ इतना दिल पर ले लेगी। फिर उसे उसकी अलमारी वाली हरकत याद आई। बंदूक, धमाके, सब देखकर वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझ रही थी, और उसे विलेन। यह सोचकर उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बेवकूफ लड़की। वो अपनी मेज पर लौट आया और काम में लग गया। उसे लगा होगा कि वो रो धोकर किसी तरह कैब लेकर घर पहुंच ही गई होगी। रात के 8 बज रहे थे। अजय प्रताप के घर में माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। बिमला जी बार बार लिविंग रूम में टहल रही थी। नवीन प्रताप और सुमन जी भी बहुत परेशान होकर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंशिका बार बार ईसा का नंबर मिला रही थी, जो लगातार बंद जा रहा था। उसका भी दिल किसी अनजाने डर से घबराया हुआ था। एक तरफ ईसा की चिंता और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। बड़ी मुश्किल से सबकी नजर बचाकर उसने अपना फोन उठाया और छत की तरफ चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक नंबर मिलाया। कॉल उठते ही वो रो पड़ी। जतिन, जतिन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से एक फिक्रमंद आवाज आई, अंशिका, शांति रखो, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, घर में सब ठीक है ना? अंशिका ने सिसकते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी ताई की सहेली की बेटी आई है, ईसा। वो आज अजय भाई के साथ ऑफिस गई थी और अब तक लौटी नहीं है। बाहर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और उसका फोन भी बंद है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जतिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अंशिका, वो आ जाएगी, अजय के साथ थी ना, वो खुद उसे ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात की? अंशिका ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो उसे देख सकता हो। नहीं जतिन, मैं कैसे बात करूं? आपको पता है ना मेरे पापा कितने सख्त हैं, और वो लोग मेरी शादी अपनी पसंद से तय करना चाहते थे। लेकिन मुझे डर है, अगर मैंने आपका नाम लिया तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे और मुझे घर में बिठा देंगे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जतिन ने गहरी सांस ली। अंशिका, हिम्मत रखो, मैं अगले हफ्ते खुद इस शहर आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा, तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अंशिका की आवाज में हैरानी और उम्मीद दोनों थी। सच, आप आएंगे? लेकिन अगर पापा ना माने तो? जतिन ने भरोसे से कहा, सब ठीक होगा, तुम बस मुझ पर और खुद पर भरोसा रखो। अभी फोन रखो और ईसा का पता लगाने की कोशिश करो। अंशिका ने आंसू पोंछे और फोन बंद कर दिया। उसी वक्त अजय लापरवाही से घर में दाखिल हुआ।
उसे देखते ही बिमला जी उसकी तरफ लपकी। अजय, ईसा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गई थी, अब तक घर क्यों नहीं आई? अजय ने कंधे उचकाए। मम्मी, वो कोई बच्ची नहीं है, ऑफिस से सीधे घर चली गई होगी, शायद अपने कमरे में हो। बिमला जी ने गुस्से और घबराहट में कहा। मैं उसका कमरा 10 बार देख चुकी हूँ, वो वहाँ नहीं है, उसका फोन भी बंद है और बाहर देखो कैसी बारिश हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजय के माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। उसे याद आया वो रोते हुए भागी थी, उसके पास पर्स भी नहीं था। जैसे ही ये सब उसके दिमाग में आया, उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। उसका कांपता चेहरा, उसका डर, तेज बारिश, खाली हाथ और उसकी खुद की दी हुई धमकी, सब कुछ एक एक कर उसके सामने घूमने लगा। तुम्हें थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। क्या उसने सच में यह समझ लिया कि अजय प्रताप उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा और इसी डर से वो घर ही नहीं आई? वो एक भी शब्द कहे बिना उठा, अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिमला जी पीछे से चिल्लाती रह गई, अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे बताते तो जाओ। लेकिन वो जा चुका था। वो पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। उसकी आंखें सड़क पर थीं, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। बेवकूफ लड़की, उसने मेरी बात को सच समझ लिया। वो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं, इस तूफानी बारिश में कहाँ गई होगी? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये डर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, मगर आज उस लड़की की भीगी आंखें उसे बार बार याद आ रही थी और उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। वो करीब 2 घंटे तक शहर की सड़कों पर भटकता रहा। ऑफिस के आसपास, मेन मार्केट, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, हर जगह नजर डाली, लेकिन वो कहीं नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। बारिश थोड़ी कम जरूर हुई थी, मगर बंद नहीं हुई थी। वो थककर हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक सुनसान सड़क पर बने टूटे हुए बस स्टॉप पर पड़ी। एक साया सा बेंच पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था। उसने तेजी से गाड़ी रोकी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो वही थी, ईसा। वो अपने घुटनों में सिर दिए बैठी थी, बारिश और ठंड से कांप रही थी। अजय गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर ईसा ने सिर उठाया। सामने अजय प्रताप को खड़ा देखकर उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो फौरन बेंच से उठी और पीछे हटने लगी। तुम पागल हो गई हो क्या? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अजय की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो उसकी बेवकूफी पर गुस्सा है या उसे इस हालत में देखकर ज्यादा परेशान हो रहा है। ईसा की आवाज डर से कांप रही थी। दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना उस धमाके के बारे में और ना उस पिस्तौल के बारे में। अजय वहीं रुक गया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने उसकी बात को कितना सीरियस ले लिया था। वो उससे बेहद डर गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। ईसा रोते हुए बोली, झूठ, आप मुझे मारने आए हैं, थप्पड़ का बदला लेने। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो उसके करीब आया और उसके कांपते हुए हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो इस तूफान में तुम्हें ढूंढने क्यों आता? ईसा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन धमकी नहीं थी। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो धीमी आवाज में बोली। अजय ने उसे हल्का सा झचकोड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मेरी बातों को दिल पर ले बैठी और इस तूफानी बारिश में बाहर निकल आई। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना सच में बीमार पड़ जाओगी। ईसा अब भी हिचक रही थी। वो उस पर यकीन कैसे करती? लेकिन अजय ने उसकी हालत देखी तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसका दिल एकदम नरम हो गया। वो कितनी मासूम थी और कितनी डरी हुई। उसने झट से अपना महंगा कोट उतारा और उसके कांपते हुए शरीर पर डाल दिया। वो कोट उस पर बहुत बड़ा था और उसके घुटनों तक आ रहा था। ईसा ने उसकी इस हरकत को हैरानी से देखा। अजय प्रताप ने इस बार नरमी से उसका हाथ पकड़ा और कहा,
चलो। वो हल्की जबरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी तक ले आया, उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाया। ईसा बिल्कुल किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई। अजय दूसरी तरफ से आकर बैठा और गाड़ी का हीटर पूरी स्पीड पर चला दिया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सिर्फ बारिश की आवाज, वाइपर्स की आवाज और ईसा की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और प्रताप निवास की तरफ बढ़ा दी। वो खामोशी से सामने सड़क देखता रहा। ईशा कभी कभी उसे देख लेती। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल भी किसी खतरनाक आदमी जैसा नहीं लग रहा था। वो थका हुआ लग रहा था। ईसा के दिल में अचानक शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। अजय ने बिना नजर हटाए हल्के से पूछा, तुमने सच में सोच लिया था कि मैं तुम्हें उस थप्पड़ के लिए नुकसान पहुंचाऊंगा? उसकी आवाज अब धीमी और भारी हो चुकी थी। ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों को मरोड़ने लगी। अजय फिर बोला, मैं गुस्से में था ईसा, लेकिन मैं औरतों पर हाथ उठाने वाला या उनसे बदला लेने वाला इंसान नहीं हूँ। ईसा धीरे से बोली, लेकिन आपने वो बात कही थी। अजय ने दांत पीसते हुए कहा, वो मैंने जानबूझकर कहा था तुम्हें चुप कराने के लिए, क्योंकि तुम मेरे सिर पर चढ़ रही थी। ईसा ने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दीजिए, वो बहुत धीमी आवाज में बोली। अजय ने उसकी तरफ देखा। वो उसके कोट में लिपटी हुई थी और उस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। पहली बार उसके दिल में उस जिद्दी लड़की के लिए नरमी सी महसूस हुई। जब वो लोग घर पहुंचे तो गेट पर ही बिमला जी और अंशिका खड़ी थी। ईसा की हालत देखते ही बिमला जी घबरा गईं। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है। वो तुरंत उसे सहारा देकर अंदर ले गईं। अंशिका ने ईसा को देखकर राहत की सांस ली और साथ ही शुक्रिया भरी नजरों से अपने भाई अजय की तरफ देखा। अजय चुपचाप उनके पीछे अंदर आया और बोला, इसे कुछ गर्म दूध या कॉफी दे दीजिए और इसके कपड़े जल्दी से बदलवा दीजिए। यह कहकर वो मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। तभी ईसा ने पीछे से पुकारा, अजय। वो रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा। शुक्रिया। ईसा की आवाज बहुत धीमी थी। अजय ने बस हल्के से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ गया। आज ईसा का दिल बहुत उलझा हुआ था। जो इंसान कुछ घंटे पहले उसकी नजर में दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी था, वही आज उसका रक्षक बन गया था। अजय प्रताप आखिर था क्या चीज? उसकी समझ से बाहर था सब कुछ। अजय का भारी भीगा हुआ कोट अब भी उसके कंधों पर था और उससे अजय की वही खास मर्दाना खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उस इंसान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी जिसे वो एक क्रूर और खतरनाक आदमी समझ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। जो आदमी उसे धमका रहा था, वही उस तूफान में ढूंढकर उसे सुरक्षित घर ले आया था। अंशिका उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक ले आई। ईसा, तुम ठीक तो हो ना? भैया ने कुछ कहा तो नहीं? उसने नरमी से पूछा। ईसा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैं ही बेवकूफ थी। उसने अजय के कोट को और कसकर अपने ऊपर लपेट लिया। अंशिका ने उसके चेहरे की उलझन को नोटिस किया। वह कहना चाहती थी कि भैया इतने बुरे नहीं हैं, मगर वह खुद भी अपनी अलग परेशानी में उलझी हुई थी। उसने ईसा को कपड़े बदलने को कहा और खुद किचन की तरफ चली गई ताकि उसके लिए कुछ गर्म पीने का बना सके। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल अजीब सा था। ईसा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अजय की तरफ देखे। वो शर्मिंदा भी थी और डरी हुई भी। अजय रोज की तरह नाश्ते पर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने एक बार भी ईसा की तरफ नहीं देखा। वो अपने लैपटॉप में लगा हुआ था और साथ में कॉफी पी रहा था। बिमला जी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। ईसा बेटा, अब तबीयत कैसी है? कल तो तुमने हमें बहुत डरा दिया था। ईसा ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी आंटी, मैं ठीक हूँ। उसी वक्त उसके अंकल प्रताप साहब ने नवीन प्रताप की तरफ देखते हुए एक ऐसी बात कह दी जिससे सब चौंक गए। नवीन भाई, देखिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। अंशिका की पढ़ाई भी आखिरी साल में है और अजय भी अब अपना बिजनेस अच्छे से संभाल रहा है। क्यों ना हम इनके रिश्ते को पक्का करा दें? बिमला जी भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये सुनते ही अंशिका के हाथ से चम्मच गिरकर प्लेट में लग गई।
ईसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अंशिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अजय ने लैपटॉप से नजर उठाकर अपने पापा को देखा। पापा, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अंशिका की आंखों में आंसू भर आए। वो कुर्सी से उठी और भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। सुमन जी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कैसी बदतमीजी है अंशिका, बड़े बैठे हैं, बात हो रही है। अजय भी गुस्से में खड़ा हो गया। माँ, ये नहीं हो सकता। उसने एक बार अपने माता पिता की तरफ देखा और तेज कदमों से अंशिका के पीछे चला गया। वो सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंशिका, दरवाजा खोलो। अजय भैया, प्लीज चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उसकी सिसकी भरी आवाज आई। अंशिका, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। तुम मुझे जानती हो। अंशिका डरते हुए दरवाजा खोल बैठी। उसका हुलिया पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। क्या मुसीबत है ये? तुम इस तरह रोती हुई क्यों भाग गई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अजय ने उसे घूर कर देखा। अंशिका रोते हुए बोली, भैया, आप कब तक मुझे बचाएंगे? आज पापा हैं, कल ताई जी होंगी, सब मिलकर मेरी शादी जबरदस्ती करवा कर ही रहेंगे। और मैं वो फूट फूट कर रो पड़ी। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, तो तुमने अब तक जतिन को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? अंशिका एकदम चुप हो गई। उसकी सिसकियां रुक गईं। हैरानी और डर के मिले जुले भाव से उसने अजय को देखा। जतिन, आपको कैसे पता? अजय ने हल्की सी चपत उसके सिर पर लगाई। मैं तुम्हारा भाई हूँ, बेवकूफ लड़की, सब पता है मुझे। तुम दोनों पिछले 6 महीने से बात कर रहे हो ना? अंशिका ने डरते डरते सिर हिला दिया। भैया, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे उसकी बात काटते हुए अजय बोला, तो खुद आकर मुझसे मिलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? अंशिका जल्दी से बोली। वो आना चाहते थे, अगले हफ्ते आने वाले थे आपसे और पापा से बात करने, लेकिन मैं डर गई थी। अजय ने सख्त लेकिन अपनापन भरे लहजे में कहा, अब जो हो गया सो हो गया। तुम जाकर मुंह धो लो और जतिन से बोलो कि कल आकर मुझसे मिले। मैं देखूंगा कौन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करता है। अंशिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भैया, आप सच कह रहे हैं? आप पापा से बात करेंगे? अजय ने गंभीर होकर कहा। पापा से मैं बात कर लूंगा, लेकिन चाची को तुम्हें संभालना पड़ेगा, वो जल्दी नहीं मानेंगी। यह कहकर वह मुड़ गया। यह सब तमाशा बिमला जी ने दूर खड़े होकर देख लिया था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जैसे ही अजय अपने कमरे की तरफ बढ़ा, बिमला जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अजय, ये क्या हो रहा है? कौन है ये जतिन? अजय ने उनकी तरफ देखकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मम्मी, अंशिका उस लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। बिमला जी का चेहरा और सख्त हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे परिवार की नाक कटवाने पर तुले हो? अजय ने झल्लाकर कहा, मम्मी, इज्जत पसंद की शादी करने से नहीं जाती, जबरदस्ती रिश्ते थोपने से जाती है। अंशिका की शादी मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग परेशान ना हो। बिमला जी जो ये सब सुन रही थी, उनके चेहरे पर भी नाराजगी आ गई। अच्छा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है तो फिर मेरी भी एक शर्त सुन लो। तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। इस साल तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तुमने अंशिका को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से शादी करनी होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। उनकी नजरें लाज में घबराई खड़ी ईसा पर जा टिक गईं, जो यह सब चुपचाप देख रही थी। अजय ने भी मम्मी की नजरों का पीछा किया। उसके चेहरे पर गहरी उलझन और हैरानी उभर आई। माँ, यह अब क्या? बिमला जी ने सख्त लहजे में कहा। हाँ ईसा, एक सम्मानित परिवार से है, तुम्हें ईसा से शादी करनी होगी, फैसला तुम्हारा है। यह कहकर वो वहां से चली गई। अजय प्रताप वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। ईसा जो यह सब सुन चुकी थी, उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। वह भागकर अपने कमरे में पहुंची। ये क्या हो रहा था? वह तो यहाँ सिर्फ एक थीसिस लिखने आई थी। वह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगी। वह 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाली थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि सामने बिमला जी खड़ी मिली। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब अजीब सी गंभीरता थी। आंटी, मुझे जाने दीजिए, मुझे वापस अपने शहर जाना है। बिमला जी ने दरवाजा बंद कर दिया। इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी तो तुम आई हो। ईसा रोते हुए बोली, आंटी प्लीज, मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं। मैं अजय प्रताप से शादी नहीं कर सकती। बिमला जी ने उसके कंधों को पकड़ लिया। क्यों नहीं कर सकती? अजय में क्या बुराई है? मानती हूँ थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है।
ईसा चीख पड़ी, वो दिल का बुरा नहीं है आंटी, आप जानती नहीं वो क्या है। वो कहते कहते वो रुक गई। उसे उसकी धमकी याद आ गई। विमला जी ने भौएं उठाई। क्या है बोलो, ईसा ने आंसू पोंछे। आंटी मैं बस यह शादी नहीं कर सकती। विमला जी ने गहरी सांस ली। ठीक है मत करो, लेकिन एक बात सुन लो, मैंने अभी तुम्हारी माँ सरिता से बात की है, वो इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गई हैं। ईसा को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या मम्मा ऐसे नहीं कर सकती। उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल मिला दी। मम्मा आपने आंटी से क्या कहा, मेरी शादी अजय प्रताप से करवाने पर राजी हो गई आप। दूसरी तरफ से सरिता जी ने बिल्कुल लापरवाह अंदाज में कहा, हाँ तो क्या हुआ, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा तुम्हें। अरे तुम्हारी किस्मत खुल गई है, मैंने बिमला को कह दिया है कि मेरी तरफ से हाँ है। ईसा के हाथ से फोन छूट गया। वह हर तरफ से घिर चुकी थी। आंटी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब बिमला जी ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। बेटा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही, हम कोई जबरदस्ती थोड़े कर रहे हैं, बस सगाई करवा रहे हैं। बाकी शादी स्वागत सब तुम्हारी मर्जी से धूमधाम से करेंगे। जब तुम्हारे माता पिता यहाँ आ जाएंगे तब सारी रस्में तुम्हारे हिसाब से होंगी। अभी सिर्फ खानदान के बड़ों के सामने छोटा सा सगाई फंक्शन होगा। ईसा बेबसी से उन्हें देखती रही। यह कोई छोटा सा सगाई फंक्शन नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सौदा था जो उसकी आंटी अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही थी। और अजय वो क्यों राजी हुआ। ईसा को अचानक ऑफिस वाला सीन याद आया, उसका थप्पड़ और अजय की धमकी। तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तो यह थी उसकी सजा, यह था उस थप्पड़ का बदला। उसने उसे अपनी पत्नी बनाकर अपनी कैद में रखने और बदला लेने का फैसला किया था। 2 दिन बाद प्रताप परिवार के हवेली लॉज को बहुत सादगी मगर खूबसूरती से सजाया गया था। यह अचानक होने वाली सगाई नहीं लग रही थी, बल्कि एक सोचा समझा शांत और रुतबेदार पारिवारिक समारोह लग रहा था। समर प्रताप, नवीन प्रताप और उनकी पत्नियां सब मौजूद थे। अंशिका का चेहरा उतरा हुआ था। वह अपनी वजह से ऐसा होने पर बेहद शर्मिंदा थी। वह ईसा के पास आई। ईसा मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। ईसा ने उसे खाली नजरों से देखा। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे भाई की वजह से। वो मुझसे बदला ले रहा है। अंशिका ने उलझन से उसे देखा, पर बदला किस बात का। मगर ईसा खामोश रही। तभी अजय प्रताप सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने हल्के रंग का कुर्ता पैजामा और ऊपर जैकेट पहनी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे वह किसी बिजनेस मीटिंग में आया हो। वह आकर अपने पिता के पास बैठ गया। अंशिका ईसा को जबरदस्ती नीचे लाई। ईसा हल्के रंग के साधारण कपड़ों में थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा फीका पड़ गया था। वह आकर अजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। ईसा की नजरें अजय पर उठी। वह उसी को घूर रहा था। उसकी आंखों में ना कोई खुशी थी, ना कोई पछतावा। वह बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा था। ईसा ने अपने आंसू रोके। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी अपनी माँ उसके खिलाफ थी। दोनों की सगाई होते ही कमरे में बड़ों की शुभकामनाओं की आवाजें गूंजी। उसकी सगाई उस आदमी से हो चुकी थी जिसे वह पूरे शहर का सबसे खतरनाक और अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। अजय प्रताप ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली, जिसमें अजीब सी फतेह और जीत की चमक थी। और फिर वह उठकर अपने पिता से हाथ मिलाने लगा। ईसा को अचानक अपना वह थप्पड़ याद आया। तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तो यह थी उसकी कीमत। उसने अपना बदला ले लिया था। बिमला जी आगे बढ़ी और ईसा के सर को सहलाते हुए बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। ईसा के दिल में आया कि चीख कर कह दे, आंटी आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे आग में धकेल दिया है। मगर वह चुप रही। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ अंशिका को खुश देखकर हो रही थी। वह अपनी आजादी बचा चुकी थी, मगर यह भूल कर कि उसकी आजादी की कीमत उसने चुकाई है। सगाई के तुरंत बाद ईसा उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह फंस चुकी थी, बुरी तरह फंस चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ईसा प्लीज दरवाजा खोलो, यह अंशिका की आवाज
आवाज थी। ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया। अंशिका ने दोबारा कहा, ईसा मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है, मगर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ईसा ने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। क्या बात करनी है? मुबारकबाद देनी है मुझे कि तुम्हारी शादी बच गई और मैं बर्बाद हो गई? अंशिका ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहती थी कि भैया अजय इतने बुरे नहीं हैं। ईसा कड़वी हंसी हंसी, ओह वाकई इतने बुरे नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि वो, ईसा रुक गई, क्योंकि उन्हें मुझे बचाना था। अंशिका ने खुद ही पूरा किया, नहीं क्योंकि उन्हें बदला लेना था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी और आज उन्होंने वो पूरी कर दी। अंशिका ने उलझन से पूछा, लेकिन बदला किस बात का? ईसा उसे सब बताने वाली थी, मगर फिर अचानक रुक गई। ईसा उसे क्या बताती? उसने सख्त लहजे में कहा, जाओ यहाँ से अंशिका, मुझे तुमसे या तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं करनी। अंशिका मायूस होकर मुड़ी ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसने स्क्रीन पर जतिन का नाम चमकता देखा तो उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल गई और वह थोड़ा घबराकर कमरे के कोने में जाकर धीरे से बोली, हेलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, सब लोग लॉज में हैं। अरे बाबा, मैं कह रही हूँ ना, भैया ने सब संभाल लिया है। क्या सच में तुम कल पहुंच जाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह खुशी और शर्म से सुर्ख हो रही थी। ईसा ने उसे नफरत और हैरत से देखा। उसकी अपनी जिंदगी जहान्नुम बन चुकी थी और यह लड़की अपनी मोहब्बत की खुशियां मना रही थी। अंशिका ने फोन बंद किया और ईसा की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। वो जतिन कल आ रहे हैं, भैया ने खुद उन्हें बुलाया है बाबा से मिलने के लिए। ईसा ने तंज से कहा, वाह क्या भाई है तुम्हारा। एक तरफ तो बहन की मोहब्बत को दावत दे रहा है और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जाओ अपनी खुशियां मनाओ अंशिका। अंशिका खामोशी से चली गई। उसके जाते ही ईसा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ दिए। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका था। उसने समझ लिया कि वह अजय प्रताप से डरती थी, लेकिन अब वह उसकी होने वाली पत्नी थी। अब वो उसे दिखाएगी कि जब कोई लड़की मजबूरी में किसी से शादी करे तो वह कैसी बीवी बन सकती है। उसने धमकी दी थी कि थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। अब ईसा उसे दिखाएगी कि यह सगाई उस थप्पड़ से भी ज्यादा महंगी साबित होगी। मिस्टर अजय प्रताप, वेलकम टू हेल। ईसा के दिमाग ने तेजी से प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो चाहे अपनी दुनिया का डॉन हो, लेकिन इस घर में अब मुकाबला बराबरी का होगा। अगली सुबह अजय हमेशा की तरह उठा और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया और अपने महंगे इम्पोर्टेंट शैम्पू की बोतल उठाई। उसने शैम्पू हाथ पर निकाला और सिर पर रगड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुपर प्रीमियम खुशबू की जगह उससे सड़े हुए अंडे की भयानक बदबू आने लगी। उसने चौंक कर हाथ देखा, उस पर चिपचिपा लेसदार अजीब सी बदबू वाला पदार्थ लगा था। उसने दोबारा बोतल को सूंघा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या? उसने गुस्से में बोतल दीवार पर पटकी। धमाका पूरे प्रताप हवेली में गूंज उठा। वह बस तौलिया लपेटे बाहर निकला। उसके बालों से वह बदबूदार पदार्थ टपक रहा था और बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ईसा जो नाश्ते के लिए नीचे जाने वाली थी, उसकी गरजती आवाज सुनकर वह रुक गई। उसके चेहरे पर जीत वाली एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अजय गुस्से से पागल होकर उसके कमरे के सामने रुका। दरवाजा बंद था और वह जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजा खोलो ईसा, अभी। ईसा ने दरवाजे के पीछे से कहा। क्यों, क्या हुआ मिस्टर अजय प्रताप? रात को धमाके की प्लानिंग ठीक नहीं हुई क्या? अजय ने गुस्से से माथा पकड़ लिया। मेरे शैम्पू में क्या मिलाया है तुमने? ईसा ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं क्यों मिलाऊंगी शैम्पू में? कुछ हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने मिला दिया हो। आपके दुश्मन भी तो बहुत होंगे ना। अजय ने दांत पीसते हुए कहा। ईसा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ईसा हंसकर बोली, तो तोड़ दीजिए, फिर बिमला जी को बताइएगा कि आपने अपनी नई नवेली मंगेतर का दरवाजा क्यों तोड़ा, वो भी सिर्फ एक शैम्पू के लिए। अजय गुस्से से अंदर ही अंदर खौल गया। उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना था और उसके बालों में ऐसी बदबू थी कि कोई 5 मिनट उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो बड़बड़ाता हुआ वापस बाथरूम में गया और बदबू निकालने के लिए उसे 10 बार साबुन से सिर धोना पड़ा।
जब वो नीचे आया तो नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। वो ईसा को घूरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठा। ईसा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे अजय जी, आपके बाल कितने रूखे लग रहे हैं। आज शैम्पू ठीक नहीं था क्या? अजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन अंशिका जो सारी स्थिति समझ रही थी अपनी हंसी बामुश्किल रोक पाई। अजय ने मन ही मन ठान लिया कि बदला लेकर रहेगा। मीटिंग से वापस आते ही वो सीधे ईसा के कमरे की तरफ गया। ईसा उस वक्त लॉज में बैठी विमला जी के पास थी। अजय ने जेब से मास्टर की निकाली और दरवाजा खोला। वो सीधा उसके बाथरूम में घुसा। उसने ईसा के सारे महंगे शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश उठाए और एक एक करके टॉयलेट में उड़ेल कर फ्लश कर दिया। जब पूरा रैक खाली हो गया तो उसने बड़ी इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल बराबर, अब देखते हैं छोटी जासूस क्या करती है। अजय ये सोचकर कमरे से बाहर निकला और दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। सुबह को ईसा नहाने के लिए अपने कमरे में गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला उसकी जोरदार चीख निकली। सारे रैक खाली पड़े थे। वो एक नज़र में समझ गई कि ये काम किसका है। अजय प्रताप। वो गुस्से से चिल्लाती हुई नीचे भागी। अजय लॉज में बैठा अंशिका के साथ कॉफी पी रहा था। ईसा ने किसी की मौजूदगी की परवाह किए बिना चीख कर कहा, तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो? मेरे सारे शैम्पू तुमने फ्लश कर दिए। अजय ने बड़ी लापरवाही से कॉफी का कप उठाया। ओह, तो तुमने नोटिस कर लिया। मुझे लगा तुम अपने अंडों वाले शैम्पू से ही काम चला लोगी। अंशिका ने हैरानी से दोनों को देखा और बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। ईसा गुस्से से कांप रही थी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वो मुड़ी और किचन की तरफ भागी। वहां से उसने केचप की बड़ी बोतल उठाई और इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, ईसा ने पूरी बोतल उसकी सफेद शर्ट पर उड़ेल दी। लॉज में एकदम सन्नाटा छा गया। अंशिका का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। अजय जो सिर से पांव तक केचप में लथपथ था, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी और अविश्वास था। वह धीरे धीरे उठा। ईसा को अपने किए पर अचानक पछतावा हुआ। वो पीछे हटने लगी। अजय एक कदम आगे बढ़ा। ईसा डरकर पलटी और भागते हुए लॉज के पास वाले बाथरूम में जा घुसी। अजय प्लीज, मैंने उससे पहले कि बात पूरी होती। अजय गुस्से में उसके पीछे बाथरूम में दाखिल हुआ। फर्श गीला था। ईसा का पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि उससे पहले अजय ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ईसा सीधी उसके सीने से आ लगी। उसकी आंखें डर और हैरानी से पूरी खुली हुई थी। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। अजय केचप में लथपथ था और अब ईसा भी उसी हालत में थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर जड़ हो गए। अजय की पकड़ मजबूत थी। माफिया, गुंडा, ये सारे शब्द उसके दिमाग से गायब हो गए। उस पल उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही आदमी था जिसकी नजदीकी से जैसे बिजली दौड़ गई थी। अजय ने उसके चेहरे पर आई एक लट को धीरे से हटाया और गहरी आवाज में बोला, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। होने वाली मिसेस अजय प्रताप, मेरा बदला हमेशा मेरे शैम्पू फ्लश करने जितना सीधा साधा नहीं होता। यह कहकर उसने ईसा को सीधा खड़ा किया और एक फतह भरी मुस्कुराहट के साथ बाथरूम से बाहर निकल गया, जबकि ईसा वहीं ठिठक कर अपने कांपते हाथों और धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करती रह गई। अजय की नजदीकी केचप से मिली अजीब सी खुशबू और उसकी गहरी आवाज में छुपी धमकी उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मेरा बदला हमेशा शैम्पू फ्लश करने जितना सीधा साधा नहीं होता। ये शब्द, उसकी नजदीकी, उसकी पकड़, उसकी गहरी आवाज, सब मिलकर ईसा के होश पर हावी हो गए थे। वो माफिया डॉन था, एक गुंडा था, मगर जिस पल उसने उसे गिरने से बचाया था उस पल ईसा को उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और ही नजर आया था। एक ऐसी चमक जिसमें वो खुद खोने लगी थी। वो झुलझुला कर बाथरूम से बाहर निकली। लॉज में अंशिका बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ईसा शर्मिंदगी से लाल होते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। उसका दिल अजय प्रताप के लिए गुस्से से ज्यादा उलझन से भरा हुआ था। वो बेड पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ईसा, प्लीज दरवाजा
खोलो, अंशिका की आवाज थी। ईशा ने जवाब नहीं दिया। वो आज इन दोनों भाई बहनों से बहुत तंग आ चुकी थी। अंशिका ने दोबारा विनती की, ईशा प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, वो आज रात पहुंच रहे हैं। ईशा ने चौंक कर दरवाजा खोला। कौन पहुंच रहा है? उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अंशिका ने घबराते हुए कहा, जतिन, वो आज रात की फ्लाइट से आ रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई को मैसेज किया था कि वो कल मिलना चाहते हैं, मगर भाई ने उन्हें आज ही बुला लिया। आज रात वो यहीं डिनर पर आ रहे हैं। ईशा ने हैरानी से कहा, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम्हारे भाई ने ही तो बुलाया है। अंशिका ने कांपते हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। तुम नहीं जानती ईशा, मेरे बाबा कितने सख्त हैं। वो मुझे मार डालेंगे। भाई ने उन्हें बुला तो लिया है, लेकिन बाबा को मनाना वो कभी नहीं मानेंगे। बाबा मेरी शादी सिर्फ अपनी मर्जी से करना चाहते थे। एक पल के लिए ईशा को अंशिका पर तरस आ गया। इस वक्त अंशिका की आंखों में मोहब्बत का खरा डर था। तुम उससे सच में प्यार करती हो? अंशिका ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। ईशा ने लंबी सांस ली। तो फिर हिम्मत करो, जाओ और अपने भाई को बताओ कि वो तुम्हारे पिताजी को संभाले। रात के खाने पर प्रताप मेंशन में एक अजीब सी खामोशी और खिंचाव था। जतिन, जो एक अच्छे सूट में था, ड्राइंग रूम में अजय प्रताप के साथ बैठा था। वो ऊपर से शांत लग रहा था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। अजय उसे चुपचाप परख रहा था। तो तुम हो वो जिसे मेरी बहन ने पसंद किया? जतिन ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। मैं अंशिका से शादी करना चाहता हूँ, भाग कर नहीं, आप सबकी इजाजत से। अजय के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इजाजत तो तुम्हें मेरे चाचा से लेनी होगी, और वो आसान आदमी नहीं है। तभी नवीन प्रताप और समर प्रताप अंदर आए। नवीन प्रताप ने जतिन को सिर से पैर तक देखा और सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जतिन कुछ कहता, अजय आगे बढ़ा और बोला, चाचा जी, इन्हें मैंने बुलाया है। ये जतिन है और ये अंशिका से शादी करना चाहते हैं। यह सुनते ही जैसे ड्राइंग रूम में बम फट गया। नवीन प्रताप गुस्से से खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर नजर डालने की? कोने में अपनी माँ के साथ खड़ी अंशिका डर के मारे कांपने लगी। नवीन गर्जे, अंशिका अंदर जाओ। अजय भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चाचा जी, प्लीज बैठकर बात कीजिए। बात बैठकर करने वाली नहीं रही। नवीन चीखे, अजय, तुमने इस लड़के को बुलाकर मेरी इज्जत पर। तभी अजय के पिता समर प्रताप ने बीच में बात काटी। नवीन, बैठ जाओ। और अजय, यह क्या तरीका है? तुम्हें पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। अजय ने ठंडे लहजे में कहा, बाबा, अंशिका मेरी बहन है और मैं उसकी खुशियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने जतिन के बारे में सब मालूम करवाया है। यह काबिल लड़का है और अंशिका को खुश रखेगा। नवीन प्रताप ने नफरत से कहा, खुश क्या है इसके पास? मेरी बेटी प्रताप खानदान की इज्जत है। तभी अब तक चुप बैठी बिमला जी बोली, नवीन भाई, अजय सही कह रहा है। जब अंशिका इसे पसंद करती है तो अब जबरदस्ती का क्या मतलब? लेकिन उन्होंने अजय की तरफ घूर कर कहा, इसका मतलब यह नहीं कि खानदान की इज्जत उछाली जाए। शर्त के मुताबिक अजय, तुमने ईशा से अब तक शादी नहीं की। लोग बातें बना रहे हैं। अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है। समर प्रताप ने अपनी पत्नी की बात समझते हुए कहा, बिमला ठीक कह रही है। इस मसले का एक ही हल है। अगले हफ्ते शहर के बड़े होटल में एक भव्य कार्यक्रम होगा। अजय और ईशा का बाकायदा विवाह उत्सव, और उसी कार्यक्रम में हम अंशिका और जतिन की शादी करवाकर उसे विदा करेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि दोनों शादियां खानदान की मर्जी से हुई हैं। यह फैसला ऐसा था जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सका। नवीन प्रताप को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यह बात माननी पड़ी। अंशिका और जतिन ने शुक्रगुजारी नजरों से अजय को देखा, मगर ईशा जो दूर खड़ी सब सुन रही थी, उसका दिल बैठ गया। बाकायदा शादी और रिसेप्शन जैसा कार्यक्रम, इसका मतलब था कि वो इस कमरे से निकलकर उस माफिया जैसे आदमी अजय प्रताप के कमरे में हमेशा के लिए रहने जा रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से फोन मिलाया, मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। सरिता जी, जो शॉपिंग में व्यस्त थी, झुलझुलाकर बोली, अरे
क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? ईसा रोते हुए बोली, मम्मा वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं। अगले हफ्ते मेरी बाकायदा शादी होने वाली है उस गुंडे के साथ। फोन के दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई और फिर सरिता की तेज आवाज सुनाई दी, क्या सच में? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। बिमला ने मुझे बताया ही नहीं। शादी? मैं अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ। हम कल ही पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुँच रहे हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे। ईसा के हाथ से मोबाइल छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसकी अपनी माँ उसकी खुशी में शामिल होने आ रही थी, उसकी बर्बादी का जश्न मनाने आ रही थी। वो हर तरफ से फंस चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर अजय प्रताप के जाल में कैद हो चुकी थी और अब अगले हफ्ते उसे उस कैद में बाकायदा धकेल दिया जाना था। अगले दिन उसके माता पिता, सरिता और उसके पति दिल्ली पहुंच गए। सरिता अपनी सहेली बिमला जी के गले लगकर अपनी बेटी की किस्मत पर बधाइयां ले रही थी, जबकि ईसा के पिता बस चुपचाप अपनी बेटी के बुझते हुए चेहरे को देख रहे थे। सरिता बड़े उत्साह से बोली, अरे वाह बिमला, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी तो रानी बनकर राज करेगी। उनकी निगाहें बंगले की सजावट पर टिकी हुई थी। ईसा ने अपने पिता से अकेले में बात करनी चाहिए, मगर सरिता उसे तुरंत ही डिजाइनर के पास ले गई जहां उसका शादी का जोड़ा तैयार करवाया जा रहा था। एक तरफ घर में अंशिका और जतिन की शादी की खुशियां थी। जतिन के घर वाले भी आ चुके थे और रस्में बड़े जोर शोर से चल रही थी। अंशिका की खुशी देखने लायक थी। दूसरी तरफ ईसा को जबरदस्ती उन रस्मों में घसीटा जा रहा था। उसकी अपनी शादी की तैयारियों में अजय प्रताप ने पूरे हफ्ते उससे एक शब्द नहीं बोला था। वह बस दूर से उसे अपनी तीखी निगाहों से देखता रहता, जैसे अपने शिकार को पिंजरे में बंद होता देखकर कोई शिकारी खुशी महसूस करता है। वह अंशिका की शादी के इंतजाम में जतिन के साथ व्यस्त था और ईसा के लिए बिल्कुल अजनबी बन गया था। आखिरकार वो दिन आ गया। शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल रोशनियों से चमक रहा था। एक तरफ अंशिका लाल जोड़े में जतिन के साथ स्टेज पर बैठी थी, उसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी की चमक थी, और दूसरी तरफ उसी स्टेज पर ईसा को अजय प्रताप के साथ बैठाया गया था। वह महंगे डिजाइनर के लहंगे में किसी परी की तरह सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी नहीं था। उसके माता पिता, सरिता और उनके पति मेहमानों से बधाइयां ले रहे थे। अजय प्रताप गहरे काले शाही सूट में खड़ा था और उसकी शख्सियत का रौब पूरे हॉल में महसूस हो रहा था। दोनों स्टेज पर साथ बैठे थे, देखने में बिल्कुल परफेक्ट कपल, लेकिन दोनों के बीच एक भी लफ्ज का आदान प्रदान नहीं हुआ था। ईसा ने कनखियों से उसे देखा और मन ही मन कांप गई। वह फोन पर किसी से धीमे लहजे में बात कर रहा था, शायद अपने अगले धमाके मतलब अगले बड़े काम की प्लानिंग कर रहा था। शादी का फंक्शन तकरीबन खत्म हुआ, विदाई का वक्त आ गया। अंशिका अपने माता पिता से मिलकर रो रही थी। वह एक खुशी और उदासी से भरी विदाई थी। जतिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नई जिंदगी की तरफ ले गया। उनके जाने के बाद सबकी नजरें अजय प्रताप और ईसा पर टिकी थी। बिमला जी ने ईसा का हाथ पकड़कर अजय के हाथ में रख दिया। बेटा, आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अजय ने बस हल्का सा सिर हिलाया। ईसा के माता पिता ने भी उसे अजय के साथ विदा किया। उसका दिल डूब रहा था। आज उसकी सुहाग रात थी, एक ऐसे आदमी के साथ जिससे वह दिल से डरती थी। गाड़ी में भी दोनों के बीच मौत जैसी खामोशी थी। घर पहुंचकर बिमला जी और बाकी औरतें उन्हें कमरे तक छोड़ने आईं। यह अजय का निजी कमरा था, किसी शाही स्वीट से कम नहीं। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था, लेकिन ईसा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेल में पहुंच गई हो। जैसे ही घर वाले बाहर निकले और दरवाजा बंद हुआ, अजय ने अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी। उसने एक नज़र ईसा पर डाली, जो भारी लहंगा संभाले दरवाजे के पास ही बर्फ की तरह जमी खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आई। तुम्हें अंदर आने के लिए बाकायदा निमंत्रण चाहिए क्या मैडम? वो आगे बढ़ा। ईसा डरकर 2 कदम पीछे हटी। अजय उसकी हरकत पर ठहरा, फिर बिना कुछ कहे अपनी घड़ी उतारने लगा। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। इस दौरान कमरे से भागने की कोशिश मत करना। पूरा घर सुरक्षा गार्डों से भरा है और हाँ, मैं अपने दुश्मनों से सख्ती से निपटता हूँ। यह कहकर वह बाथरूम में चला गया। ईसा की आंखों में आंसू आ गए।
दुश्मन, वह उसे दुश्मन कह रहा था। इसका मतलब साफ था, वह उस थप्पड़ का बदला लेने वाला था। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कमरा बड़ा था, लेकिन हर दरवाजा बंद। टेरेस का दरवाजा भी लॉक था। वह क्या करे, कहाँ जाए? तभी उसकी नजर कमरे के कोने में बनी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। दिमाग ने बिजली की तरह काम किया। यह बेवकूफ़ी थी, वह जानती थी, लेकिन उस समय उसे और कुछ समझ नहीं आया। वह भागकर अलमारी में घुस गई और भारी लहंगे समेत अजय के लटके हुए सूट के पीछे छुपकर बैठ गई और दरवाजा हल्का सा बंद कर लिया। अजय जब बाथरूम से निकला तो कमरा खाली था। वह एक पल के लिए रुका। उसने नजर दौड़ाई। बेड खाली, टेरेस खाली। उसके होंठ पर एक हल्की मुस्कान आई। अकल से ज्यादा ड्रामा। वह सीधा अलमारी की तरफ गया। उसने हैंडल घुमाया, लॉक नहीं था। उसने जोर से दरवाजा खींचा। सामने का नजारा किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था। ईसा अपने भारी शादी के लहंगे में अजय के सूट में उलझी आंखें फाड़कर उसे घूर रही थी। अजय अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम्हारा अलमारी से कोई खास रिश्ता है क्या, या इसे अपना मायका समझ लिया है? ईसा ने गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर भारी लहंगे में वह हिल भी ना सकी। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। अजय ने उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वह सीधी उसके सामने आकर गिरी। बस, बहुत हो गया ड्रामा। आज तुम मुझे साफ साफ बताओगी, तुम्हें मसला क्या है? ईसा की आंखों में आंसू आ गए। मसला? तुम मुझसे पूछ रहे हो मसला क्या है? मसला तुम हो। तुम एक डॉन हो, एक गुंडे हो, एक माफिया डॉन। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अजय प्रताप, जो अब तक हल्की मुस्कान में था, उसका चेहरा अचानक बिल्कुल गंभीर हो गया। अच्छा, तो ये बात है, माफिया डॉन। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे के मेन दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ईसा डरकर पीछे हट गई। देखो, मुझे मत मारना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। प्लीज। अजय उसकी इस बात पर हंस पड़ा। मारूंगा? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें एक चीज जरूर दिखाऊंगा। वह कमरे की उस दीवार की तरफ गया जहाँ एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। उसने पेंटिंग को साइड किया। पीछे एक डिजिटल सेफ था। ईसा की सांसें जैसे रुक गईं। अब यह पिस्तौल निकालेगा। अजय ने पासवर्ड डाला। सेफ खुला, लेकिन अंदर ना कोई पिस्तौल थी, ना कोई हथियार। अंदर एक फाइल थी और एक पहचान पत्र। उसने दोनों चीजें निकालकर बेड पर ईसा के सामने फेंक दी। ये क्या है? ईसा ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। कार्ड पर अजय की ही तस्वीर थी, लेकिन नीचे नाम लिखा था, मेजर अजय प्रताप, रक्षा मंत्रालय, विशेष खुफिया विभाग। ईसा ने अविश्वास में फाइल खोली। उसमें उन सभी धमाकों का रिकॉर्ड था जो असल में आतंकी ठिकानों पर किए गए गुप्त ऑपरेशन थे। वह अवाक रह गई। उसने सिर उठाकर अजय को देखा, जो अब उसके सामने खड़ा था। ये क्या है? ये झूठ है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश। अजय ने उसकी बात काट दी। मैं प्रताप इंडस्ट्रीज का सीईओ सिर्फ दुनिया के लिए हूँ। मेरा असली काम इस देश की सुरक्षा करना है। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। ईसा का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो वो पिस्तौल, वो मेरा सर्विस रिवॉल्वर है, और वो धमाके, वो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन थे। और जिस दिन तुम अलमारी में छुपी थी ना, उस दिन मैं एक बड़ा हमला रोकने की प्लानिंग कर रहा था। ईसा को याद आया वह रात, पेंटिंग, कंप्यूटर स्क्रीन, और जब उसने देश की सलामती जैसे कुछ सुना था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ धमाके शब्द पर अटक गया था। उसकी नजर शर्म से झुक गई। उसने इतने दिनों तक उसे क्या क्या समझ लिया था? तो वो जो तुमने ऑफिस में कहा था मेरे साथ वक्त बिताने को, वो क्या था? अजय उसके बिल्कुल करीब आया। उसके होठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए कहा था। छोटी जासूस देखना चाहता था तुम्हारी हिम्मत कितनी है, लेकिन तुमने तो सच में मुझे थप्पड़ ही मार दिया था। ईसा की आंखों में फिर आंसू भर आए, इस बार डर के नहीं, शर्म और पछतावे के। तो यह शादी, यह जबरदस्ती, यह बदला। अजय प्रताप का लहजा अब नरम हो गया।
वह बिस्तर पर उसके पास बैठ गया। जिस तरह तुमने वो बातें सुनी उसी पल तुम मेरी नजर में आ चुकी थी। तुम मेरे साथ ऑफिस गई तो लोगों की नजर में आई। मेरे दुश्मन तुम तक पहुंच सकते थे। मुझे तुम्हें अपनी हिफाजत में रखना था और तुम पर नजर भी। और तुम पर नजर रखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि तुम्हें अपनी बीवी बना लूं। ईसा ने उसकी आंखों में देखा और उसे याद आया कि उसने कहा था कि उस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब सदमा नहीं बल्कि एक गहरी चमक थी। उस थप्पड़ की कीमत तुमने मेरी पत्नी बनकर चुकाई है और अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहकर चुकाओगी। ईसा की आंखों से आंसू बह निकले मगर यह खुशी के थे। वह उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें क्या क्या समझा। अजय ने उसे मजबूती से अपने गले लगा लिया। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। ईसा ने उलझन से उसकी तरफ देखा। अजय उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, वो थप्पड़ तुमने मेरे बाएं गाल पर मारा था, बदले में मुझे यहाँ एक प्यार। ईसा शर्म से लाल पड़ गई और अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। अजय हल्का सा हंस पड़ा। उसने ईसा का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में देखा और उसे फिर गले लगा लिया। ये एहसास गलतफहमियों को मिटा देने वाला था। उसने ईसा को उठाया, कमरे की तेज रोशनियां बंद कर दी। सिर्फ एक हल्का सा लैंप जलता रहा। मुझे माफी नहीं चाहिए ईशा, मुझे बस तुम चाहिए, आज और हमेशा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। ईसा ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उस रात उस आदमी के पास वह दुनिया की सबसे महफूज औरत थी। अगली सुबह जब ईसा की आंख खुली तो अजय प्रताप तैयार हो रहा था। आज भी वह बिजनेस सूट में था। ईसा ने मुस्कुराकर कहा, आज कहाँ का इरादा है, बिजनेस मीटिंग या देश बचाने? अजय ने मुड़कर उसे देखा और आंख मारी। आज का दिन सिर्फ मेरी बीवी के नाम है। नीचे नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। अंशिका और जतिन भी आए हुए थे। आज उनके हनीमून की फ्लाइट थी। ईसा के माता पिता भी बहुत खुश थे। अंशिका ने ईसा को देखकर आंख मारी। आज उसका चेहरा सच्ची खुशी से चमक रहा था। ईसा अजय के करीब आकर धीरे से बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा पति 2 in 1 निकला, बिजनेस आइकॉन भी और सीक्रेट एजेंट भी। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अभी मेरे बहुत से राज देखने हैं। बिमला जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ईसा समझ गई थी कि उसकी जिंदगी इस सख्त, मगरूर और रहस्यमयी पति के साथ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगी और वह इस राइड के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। उसका किसी व्यक्ति या स्थान से कोई कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।